तो क्वेश्चन नंबर 13 का प्रिंसिपल बोल रहा है कि हु एवर टेक्स एनी मूवेबल थिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट इज सेड टू कमिट थेफ्ट। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी दूसरे आदमी के लैंड से उसकी कोई भी, ठीक है, कोई भी मूवेबल चीज लेकर के अगर चला जाता है उस पर्सन की कंसेंट के बिना, किस चीज के बिना, उस पर्सन की कंसेंट के बिना, तो क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि उसने क्या कमिट किया है, उसने थेफ्ट कमिट किया है। ठीक है, जब हम फैक्ट्स पढ़ते हैं इसके, तो फैक्ट्स कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू द होम ऑफ सी, जब सी के होम पे विजिट करने जाता है कौन, ए, वो बी को पूछता है, बी कौन है, सी का बेटा। ठीक है, तो सी के घर पे जब ए विजिट करने जाता है तो वो सी के बेटे बी को पूछता है टू अकम्पनी ए टू अ फॉरेस्ट, कि मुझे फॉरेस्ट के लिए तुम अकम्पनी करो। ठीक है, नाइदर ए नॉर बी इन्फॉर्म सी, ना ही ए ने सी को इन्फॉर्म किया ना ही बी ने सी को इन्फॉर्म किया इन दिस रिगार्ड, इस बारे में। ठीक है, ना इस बारे में, न सी क्या जो बेटा है बी, उसने भी नहीं बताया कि पापा मैं अंकल के साथ यहाँ जा रहा हूँ, ना ही ए ने बताया कि भाई साहब मैं आपके बच्चे को यहाँ लेकर के जा रहा हूँ। क्लियर है बात। नाउ बी अकम्पनीज ए टू द फॉरेस्ट, और बी ए के साथ फॉरेस्ट में चला जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है ऑप्शन ए में कि भाई ए ने थेफ्ट कमिट किया है, ऑप्शन बी बोल रहा है ए ने थेफ्ट कमिट नहीं किया है, ऑप्शन सी बोल रहा है ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज ही एंटर्ड द होम ऑफ सी, ए ने थेफ्ट कमिट किया जब वो सी के होम के अंदर घुस गया तभी, और डी कह रहा है कि ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट टिल बी डिड नॉट अकम्पनी हिम, कि ए ने तब तक थेफ्ट कमिट नहीं किया है जब तक कि बी ने उसको अकम्पनी नहीं किया। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो फैक्ट है वो क्या है, ए सी के घर जाता है, सी का सन बी है, उसे ले जाके कहाँ जाता है, उसे लेकर के फॉरेस्ट जाता है। कहाँ जाता है, फॉरेस्ट जाता है। ठीक है, अब हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ए ने अगर सी के लैंड से उसकी मूवेबल थिंग बिना उसकी कंसेंट के लेकर के गया तो उसने क्या कमिट किया, थेफ्ट कमिट किया। लेकिन क्या ए का बेटा बी एक मूवेबल थिंग है, क्या वो एक मूवेबल थिंग है? बेटा किसी का मूवेबल थिंग होती है, आपके पापा आपसे ये बोलेंगे कि ये मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं, बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थेफ्ट जो है वो कमिट नहीं हुआ है, थेफ्ट कमिट नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बोल रहा है कि थेफ्ट कमिट नहीं हुआ है, बी और डी, तो ए और सी हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे जो बोल रहे हैं कि थेफ्ट कमिट हुआ है। अब डी बोल रहा है कि ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट टिल बी डिड नॉट अकम्पनी, मतलब कि ये भी एक तरीके से यही बोल रहा है कि थेफ्ट कमिट हुआ है। तो क्या हुआ हमारा आंसर, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी कि ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, कि क्या नहीं किया है, ए ने थेफ्ट कमिट नहीं किया है। सॉल्यूशन इसका क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन बोल रहा है कि एज पर द प्रिंसिपल टेकिंग अवे एनी मूवेबल थिंग फ्रॉम द लैंड विदाउट दैट पर्सन कंसिडर्ड इज एज थेफ्ट, प्रिंसिपल के हिसाब से अगर किसी के लैंड से आप कोई भी मूवेबल थिंग उसकी कंसेंट के बिना लेकर के जा रहे हैं तो वो क्या होगी, वो थेफ्ट होगी। लेकिन बी जो कि सन है किसका, सी, वो क्वालिफाई नहीं करता है किस डेफिनेशन को, मूवेबल थिंग की डेफिनेशन को। ठीक है, वो एक मूवेबल थिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे थेफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा थेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक मूवेबल थिंग नहीं है। क्या है वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक मूवेबल थिंग नहीं है। ठीक, क्लियर है बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि नथिंग इज इन ऑफेंस इफ इट इज डन इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग ग्रेटर हार्म और डैमेज टू पर्सन और प्रॉपर्टी, कि एक ऐसी चीज कभी भी ऑफेंस नहीं होती, ऐसी कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होती जो कि कैसे की गई हो, जो कि गुड फेथ में की गई हो। ठीक है, एक ऐसे पर्पस के साथ की गई हो जो किसके लिए हो, एक बड़े डेंजर को अवॉइड करने के लिए हो, एक ग्रेटर हार्म को अवॉइड करने को हो, या किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को होने वाले डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हो। ठीक, ये बात समझ गए हम, प्रिंसिपल हमारा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फैक्ट्स कह रहे हैं कि ए जंप्स इनटू अ स्विमिंग पूल टू सेव अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। ए एक स्विमिंग पूल में जंप करता है किस लिए, एक बच्चे को बचाने के लिए जो कि डूब रहा होता है।
while pulling the boy from water A was hit by C। जब वो उस बच्चे को निकाल रहा था पानी से बाहर तो A ने क्या किया, A को C से लग गई, ठीक है। A left the boy in the water and attacked C। और A ने बच्चे को तो क्या किया, रोक डाल दिया पानी में और वो सी से झगड़ा करने चला गया, उसने सी पे अटैक कर दिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हुआ, द बॉय डाइड इन द वाटर, ठीक है, बॉय की डेथ हो गई, ठीक है ना, ठीक, क्या हुआ, यहाँ पे बॉय की डेथ हो गई। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग द बॉय, बी बोल रहा है ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग द बॉय, सी बोल रहा है द बॉय हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ सुसाइड, और चौथा बोल रहा है द बॉय हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ड्राउनिंग। डी बोल रहा है कि भाई बच्चे ने क्या ऑफेंस कमिट किया है, डूबने का ऑफेंस। एलिमिनेट कर देते हैं ना, कोई ऑफेंस होता है क्या डूबने का, नहीं होता है ना। और यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है क्या ऐसा प्रिंसिपल में, नहीं। ये दूसरा बोल रहा है ऑफेंस ऑफ सुसाइड। देखिए यहाँ पे बॉय का तो कंटेंशन है ही नहीं, यहाँ पे तो ए का कंटेंशन है कि ए ने क्या किया है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग द बॉय, और बी बोल रहा है ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग द बॉय, ठीक। नाउ क्या होता है, देखिए जब वो बच्चे को बचा रहा था गुड फेथ में, ठीक, तो उसको क्या किया, सी ने अटैक कर दिया, है ना, सी ने उसे हिट किया आकर के। अब क्योंकि उसे सी ने हिट किया तो वो खुद की बॉडी को बचाने के लिए उसने सी को अटैक किया। अगर वो बच्चे को बचाता रहता तो सी उसको हिट कर करके मार देता, है ना। यहाँ पे कोई एक्सीडेंटली हिट नहीं हुआ है ना, एक्सीडेंटली नहीं मारा है सी ने उसे, ये बात भी आप रखिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि सी ने आकर के उसे मारा, तो अब उसने अपनी पर्सन को खुद को बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने सी पे अटैक किया। तो क्योंकि उसने सी पे अटैक किया तो उसने क्या किया, उसने एक अपनी पर्सन, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पर्सन, खुद को डैमेज होने से उसने बचाने के लिए वो चीज की। अब खुद को डैमेज होने से बचाने के लिए वो चीज करी तो वो लाइबल नहीं माना जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग द बॉय। ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, किस चीज का, कमिट करने का कमिट करने का नहीं, ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, किस चीज का, उस बॉय को किल करने का। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि वहां पे उसके लिए प्रायोरिटी क्या थी, उसके लिए ग्रेटर हार्म क्या था, उसकी खुद की जान जाना। वो दूसरे की तो बचा रहा था, लेकिन उसकी खुद की ही अगर जान चली जाती तो वो क्या दूसरे को बचाता। बात क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस बिकॉज ही वाज ऑलरेडी रेस्क्यूइंग द बॉय, क्योंकि वो ऑलरेडी उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सी ने उसे अटैक किया तो उसे उस बच्चे को छोड़ना पड़ा और खुद को डिफेंड करना पड़ा। जब सी ने उसे अटैक किया तो उसे क्या करना पड़ा, उसे उस बच्चे को छोड़ करके खुद को डिफेंड करना पड़ा। सो ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है ना। क्यों वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेस्क्यू कर ही रहा था, लेकिन जब वो रेस्क्यू कर रहा था तो उसे किसी और ने दूसरी तरफ से अटैक कर दिया और खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की बॉडी को बचाने के लिए, खुद की लाइफ को बचाने के लिए उसने सेल्फ डिफेंस के कारण उस बच्चे को उसे छोड़ना पड़ा। अब बच्चा मर गया तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी क्या थी, उसके लिए प्रायोरिटी थी टू सेव वंस ओन लाइफ, है ना, ठीक। और यहाँ पे उसके लिए ग्रेटर डैमेज क्या था, उस बच्चे का मरना या उसका खुद का मरना, उसका खुद का मरना। पहले उसने खुद को बचाया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा causing of an effect partly by an act and partly by an offense, omission is an offense। देखिए क्या होता है कि हमने बात करी थी कि क्राइम में क्या चीजें होती हैं, एक एक्ट होता है और
ओमिशन होता है, या तो एक्ट होगा या ओमिशन होगा, ठीक, या तो एक्ट होगा या ओमिशन होगा। एक्ट का मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग, और ओमिशन का मतलब क्या होता है? टू नॉट टू डू समथिंग विच यू ऑट टू डू। जैसे कि मान लीजिए देयर इज अ पर्सन ए हु हैज अ फादर नेम्ड बी। ए है और उसके फादर हैं बी। ए क्या करता है? अपने फादर को खाना नहीं देता, ठीक, एक चीज, और दूसरी चीज उन्हें रोज मारता है, ठीक। तो उनकी डेथ हो जाती है किस कारण से? पार्टली क्योंकि वो उन्हें खाना नहीं मिलता, और पार्टली क्योंकि उन्हें मारा जाता है। तो यहाँ पे एक्ट क्या हुआ? बीटिंग, ठीक। उन्हें जब वो मार रहा था वो क्या हुआ? वो एक एक्ट हुआ, और जब वो उन्हें खाना नहीं दे रहा था तो वो क्या था? वो एक ओमिशन था। ही वॉज नॉट डूइंग समथिंग विच ही ऑट टू डू, जो उसे करना चाहिए था वो नहीं कर रहा था, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से एक पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन ए ने क्या कमिट कर दिया? क्राइम कमिट कर दिया। चलिए अब फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि ए डिड नॉट प्रोवाइड एनी फूड टू हिज डॉटर डी। ए ने क्या किया? अपनी बेटी को कोई किसी भी तरीके का कोई भी खाना प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसका नाम क्या है? डी। ही ऑल्सो कन्फाइंड डी इन अ रूम, कॉन्सिक्वेंटली डी डाइड, ठीक है। और उसने उसके बेटी को एक रूम में कन्फाइन भी कर दिया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? डी की डेथ हो गई, ठीक। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। एक्ट क्या है? एक्ट क्या है यहाँ पे एक्ट है कि उसने उसे कन्फाइन कर दिया एक रूम में, एक रूम से बाहर नहीं निकलने दिया। और ओमिशन क्या है यहाँ पे ओमिशन है सेम वही, नॉट गिविंग, है ना, नॉट गिविंग फूड इज द ओमिशन। बात समझ में आ गई? क्या एक्ट है, क्या ओमिशन है, क्लियर है चीज? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी दिमाग में? दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए, उसमें डाल लीजिए, है ना। ये हो गया एक्ट, ये हो गया आपका ओमिशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इसने क्या किया? पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन इसने एक ऑफेंस कमिट कर दिया। अब फैक्ट्स भी हमने पढ़ लिए, हमारा प्रिंसिपल हमने फैक्ट्स पे अप्लाई कर दिया। कंक्लूजन क्या निकल दिया? कंक्लूजन क्या निकला, है ना, कि ही हैज किल्ड हिज डॉटर डी। चलिए, ऑप्शन ए बोल रहा है ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग फूड टू डी। बी बोल रहा है ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कन्फाइनिंग डी। सी बोल रहा है ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग डी। और डी बोल रहा है ए कमिटेड नो ऑफेंस। जहां पे बात आ गई नो ऑफेंस की, वो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, इसने पार्टली उसे कन्फाइन किया, उसके लिए तो ये लाइबल है ही। पार्टली इसने उसने फूड प्रोवाइड नहीं किया, उसके लिए भी ये लाइबल है। लेकिन इन दोनों चीज से कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? इन दोनों चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस ये निकले कि उसकी डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे वो ना ही फूड प्रोवाइड ना करने के लिए लाइबल है, ना ही वो कन्फाइनिंग करने के लिए लाइबल है। वो किस चीज के लिए लाइबल होगा? वो लाइबल होगा उस बच्ची की जान लेने के लिए। किस चीज के लिए लाइबल होगा? वो लाइबल होगा उस बच्ची की जान लेने के लिए, बिकॉज ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ किलिंग डी, ठीक। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? एज पर द प्रिंसिपल द इफेक्ट दैट इज डेथ ऑफ डी, है ना, रिजल्टेड ड्यू टू ओमिशन ऑफ फूड बाय ए, so the act of not giving food and keeping in confinement effect in death of D, therefore A has committed the offense of killing D। क्योंकि हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से जो डेथ है डी की वो किस कारण हुई है? उसको कन्फाइन करने के कारण, उसको फूड प्रोवाइड ना करने के कारण। दो कारण, एक उसको कन्फाइन किया गया और दूसरा उसे फूड प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है। देयरफॉर जो ए है उसने क्या कमिट किया? उसने एक ऑफेंस कमिट किया जिसे हम कहते हैं किलिंग। किलिंग यानी कि मर्डर। अब जिस तरीके से भी आप कह रहे वो लॉ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन में हमारे आए उसमें अभी लॉ में हमें इतना नहीं घुसना है, चीजों को हमें बाहर से अच्छे से समझना है, ठीक। तो क्या ऑफेंस कमिट किया उसने? ऑफेंस कमिट किया ऑफ किलिंग डी। बात क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन मैडनेस, ठीक। प्रिंसिपल पढ़िए एक बार, प्रिंसिपल को समझिए, प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। प्रिंसिपल में जो बात कही गई वो हमें समझ में आई। क्या कह रहा है प्रिंसिपल कि जब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करते हैं और अगर प्राइवेट डिफेंस यूज करते हुए आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा।
और दूसरा क्या है, नथिंग इज इन ऑफेंस विच इज डन इन मैडनेस। ठीक है, अगर कोई मैडनेस में कोई ऑफेंस कर देता है तो वो भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है? बात में कोई दिक्कत, बात में कोई परेशानी नहीं है? चलिए, अगर नहीं है तो बात करते हैं मैडनेस। मान लीजिए एक पागल आदमी है, वो अगर आकर के आपके सर पे डंडा मार देता है और आपकी डेथ कॉज हो जाती है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मैड है, ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, और अगर वो मैडनेस के इन्फ्लुएंस में है तो वो ही इज नॉट कमिटेड एनी क्राइम, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं तो मान लीजिए कोई पागल आदमी आपके पीछे डंडा लेकर के घूम रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई इंसान, ठीक है, आपका दोस्त ही आपकी तरफ गन पॉइंट करता है और लोडेड गन पॉइंट करता है, तो आपको ये फियर है कि ये मुझे मार देगा, तो आप उससे बचने के लिए एक डंडा उसके हाथ पे मार देते हैं, जिससे उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और आप वहां से भाग जाते हैं। तो वो हड्डी फ्रैक्चर होने के लिए आप लायबल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, ठीक, बात समझ गए, है ना? और वहां पे अगर आपको ये है कि हाँ ये तो मुझे मार ही देगा, डन, इतना आपके पास टाइम ही नहीं था, आपके पास आपकी दूसरी रिवॉल्वर रखी थी लाइसेंस, आपने निकाली, आपने गोली मार दी, तो वहां पे भी आप उसकी डेथ कॉज करने के लिए लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस था। अब अगर ये बात की जाए कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो देखिए प्राइवेट डिफेंस किस ग्रेविटी का होना चाहिए, ये केस बाय केस डिपेंड करता है। अगर आपकी लाइफ को इमिनेंट थ्रेट है और आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है सिवाय कि उस पर्सन की आप डेथ कॉज कर दो, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में रात में कोई चोर आता है, जिसे आपने देख लिया कि मेरे घर में एक चोर घुसा हुआ है, और आपके पास इतना टाइम है कि आप चाहें तो आप उठा के पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस आएगी, उसको पकड़ करके ले जाएगी, लेकिन आप क्या चूज करते हैं? आप चूज करते हैं अपनी पिस्टल निकालना, पिस्टल निकाल के उसे लोड करना, एम करना और उसे शूट कर देना, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ कॉज कर देना। तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या है? उतनी है जितनी आपको यूज करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते तो आप पुलिस को बुला के उसे पुलिस के हाथ तो दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसकी डेथ कॉज कर दी। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो रहा है कि ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल बी, बी टू सेव हिज लाइफ किल्स ए। ए मैडनेस के इन्फ्लुएंस में क्या करता है? अटेम्प्ट करता है किसको मारने का? बी को मारने का, और बी अपनी लाइफ बचाने के लिए क्या करता है? ए को किल कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास पहला ऑप्शन है कि ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, कि भाई ए जो है मैडनेस वाला आदमी, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का क्या किया है? क्या किया है? ऑफेंस किया है। बी बोल रहा है ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ बीइंग मैड, कि भाई ए ने क्या ऑफेंस किया है? कि वो मैड है। देखिए ये कोई ऑफेंस नहीं होता, हमारे प्रिंसिपल में एलिमिनेट हो जाएगा। सी बोल रहा है बी हैज कमिटेड एन ऑफेंस, और डी बोल रहा है बी हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। तो तीन ऑप्शन है हमारे पास, ए, सी और डी। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पे। देखिए हमें ये चीज भी समझना है कि हमें किसे लायबल ठहराना है या नहीं ठहराना है। यहाँ पे उसने ऑप्शन में दोनों को दे रखा है, ए को भी बी को भी। तो देखिए ए ने अटेम्प्ट किया और डेथ कॉज किसने करी? बी ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसकी तरफ से देखना है कि कौन लायबल होगा कि नहीं होगा? हमें देखना है बी, क्योंकि बी वाले में क्या लगेगा? हमारा प्राइवेट डिफेंस वाला प्रिंसिपल लगेगा। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? प्राइवेट डिफेंस वाला प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है ना? और मैडनेस वाला प्रिंसिपल हमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैड की तो खुद की डेथ हो गई, अब क्या उसके प्रिंसिपल लगाएंगे अपन। ठीक, तो देखिए क्या होगा, क्योंकि उसने उन पे अटेम्प्ट किया था ना, किस चीज का? अटेम्प्ट टू किल, है ना, मारने का अटेम्प्ट किया। अब उसके पास इतनी नहीं होगी तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उसको मार दिया। तो ये ग्रेविटी एक बार अगर देखा जाए तो क्या है? ये जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए, है ना। ठीक, तो बी हैज कमिटेड नो ऑफेंस, बी हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। ठीक, क्या कह रहा है सॉल्यूशन इसका कि एज पर द प्रिंसिपल इट इज नॉट एन ऑफेंस टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बी किल्स ए टू सेव हिज ओन लाइफ, देयरफॉर बी हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस। ठीक है, कोई भी प्राइवेट डिफेंस में जब हम ऑफेंस करते हैं, अगर प्राइवेट डिफेंस की एक्सरसाइज के कारण कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है, इसलिए बी ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। क्या किया है बी ने? बी ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। बात को समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अ मैन इज गिल्टी ऑफ नॉट ओनली फॉर व्हाट ही एक्चुअली डज बट आल्सो फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज डूइंग। एक आदमी सिर्फ उसी चीजों के लिए लायबल नहीं होता, सिर्फ उसी चीजों के लिए गिल्टी नहीं होता जो कि उसने कर रखी की है, ठीक है, बल्कि वो उन चीजों के लिए भी गिल्टी होता है जो कि उसके किए हुए काम की क्या होती है? कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल रहा। अब हमारा
फैक्ट क्या कह रहे हैं कि ए वांटेड टू किल द एनिमल ऑफ बी, ए क्या चाहता था कि वो बी के एनिमल को मार दे। ही सॉ बी स्टैंडिंग विद हिज एनिमल एंड फायर्ड अ गन शॉट एट द एनिमल, और उसने देखा कि बी अपने एनिमल के साथ खड़ा हुआ है, तो उसने क्या किया, एक गन शॉट करी और बी के एनिमल को मारने के लिए। लेकिन वो गन किसको लगी जा करके, वो गन लगी जा करके बी को। किसको लगी वो गन लगी बी को, और बी की डेथ हो गई। ठीक, चलिए अब ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए किस चीज के लिए गिल्टी है, बी को किल करने के लिए। बी बोल रहा है कि ए किलिंग के लिए गिल्टी नहीं है। सी बोल रहा है कि बी गिल्टी है एनिमल के साथ खड़ा होने के लिए, एलिमिनेट हो गया। डी बोल रहा है ए डिड नॉट नो दैट द गन शॉट विल किल बी। ठीक है, तो देखिए बी इज गिल्टी ऑफ स्टैंडिंग विद द एनिमल, तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। अब हमें देखना है ए गिल्टी है कि नहीं है। ए गिल्टी है, पहला ऑप्शन, ए गिल्टी नहीं है दूसरा ऑप्शन, और डी कि भाई ए को पता नहीं था कि गन शॉट किसे मारेगी। चलिए, तो जब हम हमारा प्रिंसिपल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए ने बी और उसका एनिमल है ना, ये दोनों खड़े हुए हैं, इनकी तरफ गन शॉट किया, किसको मारने के लिए, इस एनिमल को मारने के लिए, है ना। अब उसे ये तो पता ही है कि भाई, अब देखिए अब हमारा प्रिंसिपल जब हम इस पे अप्लाई करेंगे फैक्ट पे, तो हम प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई एक एक्ट जो कर रहे हो उसके लिए तो लाइबल होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी लाइबल होंगे। एक्ट क्या था कि उसने एक्ट क्या किया, गन चलाई किस लिए, एनिमल को मारने के लिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, बी मर गया। तो बात क्या हुई, ए किसको, किन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी लाइबल होगा, उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जो उसके एक्ट के कारण हुए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, बी मर गया, तो किस चीज के लिए लाइबल होगा, बी के मरने के लिए, बी को मारने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला कि ए इज गिल्टी ऑफ किलिंग बी, ए इज गिल्टी ऑफ किलिंग बी। ठीक, सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है, सॉल्यूशन भी इसका कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल अ पर्सन इज गिल्टी फॉर नॉट ओनली व्हाट ही एक्चुअली डज बट आल्सो फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज डूइंग। एक प्रिंसिपल के हिसाब से हमारा एक इंसान सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए गिल्टी नहीं होता जो कि वो करता है, बल्कि उन चीजों के लिए भी गिल्टी होता है जो उसके डूइंग के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो द गन शॉट फायर्ड एट ए मेंट टू किल द एनिमल बट इट शॉट एंड किल्ड बी। ठीक है, तो जो गन शॉट चलाई गई किसको किल करने के लिए, एनिमल को किल करने के लिए, उसने किसे किल कर दिया, उसने बी को किल कर दिया। ठीक है, देयरफॉर ए इज गिल्टी ऑफ किलिंग बी, तो इसलिए ए जो है वो किसको किल करने के लिए गिल्टी माना जाएगा, बी को किल करने के लिए गिल्टी ए माना जाएगा। क्लियर है बात समझ में आ गई, बात में कोई दिक्कत, बात में कोई परेशानी, कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए, हमें सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। Question number 18. Mere silence as to facts likely to affect the decision of a person to enter into a contract is not fraud. Mere silence, ठीक है, अगर आप किसी फैक्ट पे मियरली साइलेंट खड़े हो जाते हैं और वो फैक्ट ऐसा है जिससे क्या है, जो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने वाला है, वो फैक्ट उस पर्सन की डिसीजन को चेंज कर सकता है, उस पर्सन के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ऐसा करते हैं तो वो चीज़ फ्रॉड में नहीं आएगी। किस चीज़ में नहीं आएगी, फ्रॉड में नहीं आएगी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ठीक, बात समझ में आ गई। फैक्ट क्या कह रहा है कि ए सेल्स टू बी एज डॉटर हु इज अ माइनर। ए ने क्या किया, ए ने बी को एक हॉर्स बेचा, ठीक है, ठीक है ना, और बी कौन है, ए की डॉटर है, ठीक, और माइनर है। विच ए नोज टू बी अनसाउंड, ए को पता है कि वो घोड़ा अनसाउंड है और वो अपनी बेटी, एक माइनर बेटी बी को वो घोड़ा बेच देता है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, और ए अपनी बेटी से बी, अपनी बेटी बी जो है उससे उस घोड़े की अनसाउंडनेस के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी यानी कि कुछ भी नहीं कहता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है ए इज कमिटेड फ्रॉड, बी बोल रहा है ए इज कमिटेड नो फ्रॉड, सी बोल रहा है देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, और डी बोल रहा है कि द डॉटर डिड नॉट आस्क देयरफॉर द फादर डिड नॉट टेल हेंस नो फ्रॉड। ठीक, तो देखिए हमारा ये क्या बोल रहा है कि मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, यहाँ पे उसने पूछा, उसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा तो वो साइलेंट खड़ा रहा, वो साइलेंट खड़ा रहा क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्ट था जो उसकी डिसीजन को, इट वाज लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ हर डॉटर।
तो अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती है। तो हमारा प्रिंसिपल इन चीजों के बारे में बात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। हमारा प्रिंसिपल साइलेंस के बारे में बात कर रहा है। प्रिंसिपल को अप्लाई करके हमें आंसर निकालना है, तो हमें ये सारी चीजें नहीं देखनी है। फादर और डॉटर के बीच का क्या रिलेशन है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, ये सारी चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो बात सीधी सी है कि ए ने कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो मियरली साइलेंट था। उसने ये तो नहीं बोला ना कि हाँ द हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड इज अ वेरी गुड क्वालिटी हॉर्स, यू शुड टेक इट एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला 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 ब्ला। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ सिर्फ इतना कि उसने बोला कि भाई मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूं, आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। उसने खरीद लिया, ठीक, बात यहाँ पे खत्म होती है। चलिए सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? इन अकॉर्डिंग्स टू द प्रिंसिपल डिस्कस्ड हियर, अगर प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो ये फ्रॉड का केस नहीं है। क्यों? क्योंकि मियर साइलेंस टू फैक्ट, अगर किसी फैक्ट जो कि किसी इंसान की डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है तो ठीक है, एंट्रिंग किस डिसीजन को? टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए अगर आप मियर साइलेंस को मेंटेन करते हैं तो वो फ्रॉड नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी? फ्रॉड नहीं मानी जाएगी। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? whoever attempts to commit the offense of cheating commits an offense, ठीक है ना? whoever attempts to commit the offense of cheating commits an offense, अगर कोई चीटिंग करने की कोशिश भी करेगा, चीटिंग करने का अटेम्प्ट भी करेगा, तो वो क्या कर देगा? वो एक ऑफेंस कमिट कर देगा। बेसिकली अटेम्प्ट टू कमिट चीटिंग इज एन ऑफेंस, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है। फैक्ट क्या कह रहा है? ए विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड बी ऑब्टेन्स फ्रॉम हिम एन अमाउंट ऑफ ₹500, और ए एक इंटेंशन के साथ कि मुझे बी को फ्रॉड करना है, वो क्या करता है? बी से एक 500 रुपए का नोट ले लेता है। बी से एक 500 रुपए का नोट ले लेता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, पहला ऑप्शन। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, दूसरा ऑप्शन। ए हैज अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, तीसरा ऑप्शन, ठीक। और डी क्या है? ए हैज अटेम्प्ट टू कमिट एंड हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। ए ने अटेम्प्ट किया कमिट करने का, ठीक है, और कमिट भी कर दिया क्या? चीटिंग का ऑफेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसने बी से एक 500 रुपए का नोट क्या कर लिया? ऑब्टेन कर लिया। और जब उसने वो 500 रुपए का नोट ऑब्टेन कर लिया ना, तो वहां पे फिर कोई चीटिंग की अटेम्प्ट की बात रही नहीं। वहां पे क्या हो गया? वहां पे चीटिंग कमिट हो गई। क्यों चीटिंग कमिट हो गई? ठीक है, देखिए अटेम्प्ट कब होता है? अटेम्प्ट जब होता है जब वो कोशिश करता है 500 रुपए लेने की, लेकिन बी उसे नहीं देता, ठीक। तो अटेम्प्ट तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी उसे डिफ्रॉड कर दिया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ चीटिंग वाला ऑप्शन सी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस भी एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो श्योर है कि यहाँ पे चीटिंग कमिट हुई है। अब ऑप्शन बी बोल रहा है ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, और डी बोल रहा है ए हैज अटेम्प्टेड टू कमिट एंड हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो देखिए सीधी सी बात है, अटेम्प्टेड टू कमिट क्या? अटेम्प्टेड टू कमिट तो जब बात आती जब वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता। ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, दैट्स द फाइनल आंसर, ठीक। और इसका हमारा सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन अमाउंट ऑफ ₹500 विल बी सीन एज एन ऑफेंस, सो ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, बी। बात समझ में आ गई कि भाई 500 रुपए का जो नोट है वो उसने ऑब्टेन किया किससे? बी से, बाय डिफ्रॉडिंग बी। तो उसने क्या किया? उसने कमिट किया ऑफेंस ऑफ चीटिंग, बी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए अब यही चीज हम बात कर रहे थे कि रियल सेंस में हमारा प्रिंसिपल ट्रू है कि नहीं है, इस चीज से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इस चीज से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल में जो भी लिखा है उसे हमें सच मानना ही पड़ेगा। गेटिंग इट? क्लियर है चीज? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, 20 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?